अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 19 के पेज 3 में ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग प्रोसेस में उसका जो इक्विपमेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। ए टिपिकल सेट ऑफ ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट इज शोन बिलो। तो आमतौर पर जो ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो नीचे दिए हुए हैं। उसमें सिलेंडर है और उसका जो मेथड है, प्रोसीजर है, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है और उनका जो साइड इफ़ेक्ट क्या है, उनका मेजर ड्रॉबैक क्या है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन हम इस पेज में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग के रिलेटेड उसका जो इक्विपमेंट है वो दो सिलेंडर पर मुश्तमिल है। तो उसमें एक ऑक्सीजन है और दूसरी एसीटिलीन। तो ऑक्सी एसीटिलीन और उसके जो कंज्यूमेबल हैं, उसकी जो टॉर्च हाउस है और उसमें कौन कौन सी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, वो सारी के सारी जो है वो इसी पेज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड पे सेफ्टी क्रेडल सिलेंडर स्टैंड है। तो किसी भी सिलेंडर को जब स्टैंड किया जाता है तो उसको उसके क्रेडल में जो है वो सेफली के लिए, तो जब किसी भी सिलेंडर को किसी भी क्रेडल में इसको जो स्टैंड किया जाता है तो उसकी जो सेफ्टी के मुताबिक उसको जो है वो प्लेस करते हैं। तो राइट साइड पे जो एसीटिलीन सिलेंडर है वो मैरून कलर का है। तो सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे एक रेगुलेटर है। तो उसमें सिलेंडर कंटेंट गेज, तो इसमें सिलेंडर की जो कंटेंट गेज है, जितना भी सिलेंडर में प्रेशर होता है, जब इसकी स्पिंडल की को ओपन किया जाता है तो जितना भी प्रेशर है वो कंटेंट गेज में, तो जितना भी उसमें जो प्रेशर होता है सिलेंडर में वो कंटेंट गेज में जो है वो डिस्प्ले होता है। उससे पता चल जाता है कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है। और उसके बाद आउटलेट प्रेशर गेज है, और जो प्रेशर हम वर्किंग के दौरान, ऑपरेशन के दौरान यूज़ करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम कितनी गैस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो रेगुलेटर है और सिलेंडर कंटेंट गेज है और आउटलेट प्रेशर गेज जो है वो इससे पता चलता है कि हम कितने प्रेशर पे जो है वो गैस को यूज़ कर रहे हैं। और सिलेंडर कंटेंट गेज जो है वो सिलेंडर का जो पूरा जो प्रेशर है उससे जो है वो पता चलता है कि सिलेंडर में गैस कितनी है। और उसके बाद उसका फ्लेम ट्रैप है। तो राइट साइड के जो सिलेंडर में जो है वो फ्लेम ट्रैप यहाँ पे लगा हुआ है। इसको फ्लेम ट्रैप भी कहते हैं और अरेस्टेड बैग भी कहते हैं। तो वर्किंग के दौरान जब इसका जो प्रेशर लगता है तो जो फायर जो वापस आ रही होती है, तो ये जो अरेस्टेड बैग उसको जो है वो कंट्रोल करता है। और एसीटिलीन हाउस है और इसका जो कलर है वो आमतौर पर जो है वो रेड कलर में किया जाता है, ताकि इससे पता चले कि ये एसीटिलीन गैस इसमें यूज़ की जाती है। और इसके बाद हाउस चौक वॉल्व है और ये इसके वॉल्व हैं। और यहाँ पे इसका ब्लो पाइप है जिसको हम टार्च भी कहते हैं, और हाउस चौक वॉल्व है यहाँ पे, और ये इसकी नोज़ल है। मतलब नोज़ल और इसका जो ब्लो पाइप है और हाउस चौक है, ये एक ही असम्बली में सबको जो है ज्वाइन किया जाता है। तो इसके बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं। तो वो भी सेम इसी तरह का है कि सिलेंडर कंटेंट गेज है राइट साइड पे, तो उससे पता चलता है कि प्रेशर कितना है इस सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर है वो कितना है, कितनी गैस उसमें बाकी है। तो आउटलेट जो प्रेशर गेज है उससे ये पता चलता है कि कितने प्रेशर पे जो हमने ओपन करना है और कितने प्रेशर पे हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसके रेगुलेटर के नीचे यहाँ पे स्पिंडल की है, और इसको जो आमतौर पर जो इसका जो कलर है वो ग्रीन भी होता है और दूसरे कलर में भी इसको जो कलर कोडिंग की जाती है। तो ये तो एसीटिलीन के जो इक्विपमेंट हैं, और अब हम इस पे डिस्कस करेंगे इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन पे। ऑक्सी एसीटिलीन फ्यूजन वेल्डिंग। The flame temperature of the acetylene combusted in air is 2300 centigrade. यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। The flame temperature of the acetylene combusted in air is 2300 centigrade. यहाँ तक इसको देखते हैं। और अगर हम एसीटिलीन गैस को एयर के साथ अगर कंबस्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर बनता है वो 2300 सेंटीग्रेड है। Whilst the flame temperature combusted with oxygen is 3200 सेंटीग्रेड। और जब ऑक्सी एसीटिलीन को ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उसका जो प्रेशर बनता है, उसका जो टेम्परेचर बनता है 3200 सेंटीग्रेड, विच इज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर अचीवेबल फ्राम द नॉर्मल कंबस्टन्स ऑफ द इंडस्ट्रियल गैसेस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और नॉर्मल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर है
वो 3200 सेंटीग्रेड है। और नॉर्मल इंडस्ट्री में जो आमतौर पर जो 3200 सेंटीग्रेड है, ये बहुत ज़्यादा हाई अचीवेबल जो है इसका टेम्परेचर है। द टेम्परेचर इज़ हायर दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ द टंगस्टन। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो 3200 टेम्परेचर है, जितने भी नॉर्मल इंडस्ट्री में जो मेटल हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ द टंगस्टन, लेकिन जो टिग वेल्डिंग में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको छोड़कर, विच हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओवर 3410 सेंटीग्रेड, क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3410 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग ऑल वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग operation, it is required that the surface oxide need to be removed from the either the molten pool in fusion welding। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब ब्रेज एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग का ऑपरेशन करते हैं, जब वेल्डिंग के दौरान उसके जो सरफेस ऑक्साइड उनको रिमूव होना चाहिए। और जब हम ब्रेजिंग या ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग का ऑपरेशन करते हैं, तो जब ब्रेजिंग एंड ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग का ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन करने से पहले उसके जो सरफेस ऑक्साइड हैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से रिमूव होना चाहिए। और इसके अलावा वेल्डिंग के दौरान उसका जो मोल्टन पूल है उसमें से जितने भी उसके जो ऑक्साइड हैं या फिर जो केमिकली उसमें फ्लक्स ऐड करने के बाद उसकी जो इनर्ट क्लीनिंग की जाती है। यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एसीटिलीन गैस को एयर के साथ अगर कंबस्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 2300 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर उसी एसीटिलीन को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर यूज़ किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बनता है 3200 सेंटीग्रेड। और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है किसी भी नॉर्मल इंडस्ट्री में, किसी भी मेटल के उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये नॉर्मल इंडस्ट्री में किसी भी मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं उससे बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब दूसरे अगर कार्बन स्टील है जैसे स्ट्रक्चर है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है, तो यहाँ पे 3200 सेंटीग्रेड है और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। और इसके अलावा अगर हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड की बात करें तो टिग वेल्डिंग में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स है उसका जो टेम्परेचर है वो 3410 सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो 3200 सेंटीग्रेड है, किसी भी अगर नॉर्मल इंडस्ट्री में जो बेस मेटल हैं या ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह हैं तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो ये जो 3200 सेंटीग्रेड है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ये किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स की तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3410 सेंटीग्रेड है। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स? तो स्मॉलर देन 3200 सेंटीग्रेड या फिर स्मॉलर देन 2300 सेंटीग्रेड या फिर ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड या फिर ऑल ऑफ देम या फिर नॉन ऑफ देम। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3410 सेंटीग्रेड से ग्रेटर देन 3410 सेंटीग्रेड है। और अगर एसीटिलीन को एयर में अगर कंबस्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है? स्मॉलर देन 300 सेंटीग्रेड या फिर ग्रेटर देन 2500 सेंटीग्रेड या फिर ग्रेटर देन 3410 सेंटीग्रेड। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 2300 सेंटीग्रेड है। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इन द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट ऑफ द आर्क इज जनरली हाई इनफ टू मेल्ट द सरफेस ऑक्साइड ऑफ द मेटल with the exception of the TIG welding of the aluminium, as the surface oxide called aluminium oxide has a melting point of over 2000 सेंटीग्रेड। यहाँ तक इसको देखते हैं। और आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो आर्क की हीट बनती है ये किसी भी मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके जो सरफेस ऑक्साइड है उनको मेल्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ द TIG welding of the aluminium, as the surface oxide called aluminium oxide has a melting point of over 2000 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर हम टिग वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान एल्यूमिनियम को वेल्ड कर रहे हैं तो जो एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर है। और इसके जो सरफेस ऑक्साइड है इसको कॉल्ड एल्यूमिना भी कहते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो आर्क की हीट है ये किसी भी मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके जो सरफेस ऑक्साइड है उनको मेल्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन एल्यूमिनियम को छोड़कर जब हम टिग वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान एल्यूमिनियम को वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसकी जो सरफेस ऑक्साइड है उसको कॉल्ड एल्यूमिना कहते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, एल्युमिनियम का जो मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसके जो सरफेस ऑक्साइड है वो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर है। यहाँ तक इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस रीजन वी ऑफन नीड टू यूज ए फ्लक्स व्हेन गैस वेल्डिंग मैनी फेरस एंड नॉन फेरस अलाय। और इसी वजह से जब हम फेरस या नॉन फेरस अलाय जैसे कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, तो इस कैटेगरी के अगर मेटल हैं उनको अगर वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें फ्लक्स की ज़रूरत होती है। सच एज द फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील एंड एल्युमिनियम अलाय, जैसे स्टेनलेस स्टील है या एल्युमिनियम अलाय। तो ऐसे मेटल के लिए जिनके मेल्टिंग पॉइंट जो सरफेस ऑक्साइड है उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो उनके लिए जो है वो फ्लक्स की ज़रूरत होती है। When welding plain carbon steel, a flux is not required as the melting point of iron oxide is below that of the alloy. और जब हम प्लेन कार्बन स्टील को वेल्ड करते हैं तो उस दौरान उसमें फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो उन अलाय से कम होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि एल्युमिनियम वेल्डिंग तो एल्युमिनियम वेल्डिंग के दौरान जब हम टिग वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो एल्युमिनियम वेल्डिंग के दौरान जब हम टिग वेल्डिंग प्रोसेस से जो वेल्डिंग का ऑपरेशन करते हैं तो उसके जो मेल्टिंग सरफेस ऑक्साइड हैं वो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर होते हैं। तो इसी वजह से जब हम ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो जब हम फेरस या नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करते हैं तो उसमें फ्लक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम प्लेन कार्बन स्टील को वेल्ड करते हैं तो उसमें फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके जो आयरन ऑक्साइड हैं वो उन अलाय से कम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 19.3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।